सोचिए, किसी ने अभी अभी अपने हाथों से एक जिंदगी खत्म की हो और उसके कुछ ही मिनट बाद वही कातिल आराम से बाथरूम में नहाए, साफ कपड़े पहने और लिफ्ट में ऐसे उतरे जैसे कुछ हुआ ही न हो। 48 घंटों के अंदर इस हैदराबाद मर्डर केस ने पूरे देश को हिला दिया। 20 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन इसके बारे में बात कर रहे थे, हजारों वीडियो बने, लाखों कमेंट्स आए। लेकिन असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं अधिक खौफनाक है जितना आपने सोशल मीडिया पर देखा। मीडिया ने जो तस्वीर दिखाई, पुलिस ने जो बयान दिए और जो सच्चाई सामने आई, इनके बीच का फर्क जानकर आप इस केस को एकदम अलग नजर से देखेंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका ट्रू क्राइम इंडिया में। हर शहर की अपनी कहानियां होती हैं, कुछ प्यार की, कुछ सपनों की और कुछ खौफ की। आज हम हैदराबाद के एक ऐसे खौफनाक अध्याय की परतें खोलेंगे। हैदराबाद का पॉश इलाका कुकटपल्ली, एक शांत सुरक्षित रिहायशी इमारत, स्वान लेक अपार्टमेंट्स का 13वां फ्लोर। जुर्म की बर्बरता इतनी भयानक थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक घर की मालकिन के हाथ पैर बांध दिए गए, उन पर एक प्रेशर कुकर, एक छुरी और एक कैंची से बेतहाशा वार किए गए। जुर्म की मंशा थी घर में रखे कीमती सामान तक पहुंचना। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू वो था जो जुर्म के बाद हुआ। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उन्हें एक ऐसी छवि मिली जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। जुर्म करने के बाद कातिल बेहद इत्मीनान से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। पुलिस को ये उम्मीद थी कि कातिल घबराए हुए दिखेंगे, भागते हुए दिखेंगे, लेकिन वो सामान्य कदमों से शांति से गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं बल्कि कोई छोटा मोटा काम खत्म किया हो। क्या ये मुस्कान जीत की थी या फिर सिर्फ एक शैतान की बेपरवाही? तारीख 10 सितंबर। दिन ढल चुका था और कुकटपल्ली का स्वान लेक अपार्टमेंट शांत था। लेकिन फतेहनगर में अपने स्टील के स्टोर पर बैठे राकेश अग्रवाल और उनके बेटे शुभम के लिए ये शाम बेचैनी भरी थी। उनकी पत्नी और मां रेनू अग्रवाल अपने फोन का जवाब नहीं दे रही थीं। बार बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ अनहोनी के डर से उन्होंने दुकान बंद की और तुरंत घर की तरफ भागे। जब वो घर पहुंचे तो 13वें फ्लोर का उनका फ्लैट बाहर से लॉक था। ये एक और चौंकाने वाली बात थी। अगर रेनू घर पर थीं, तो दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो सकता है? उनकी बेचैनी और बढ़ गई। राकेश ने पड़ोसियों की मदद से एक प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने ऊपर के फ्लैट से बालकनी के रास्ते नीचे उतरकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। रेनू अग्रवाल अपने हॉल में खून के तालाब में पड़ी थीं। उनके शरीर पर चोटों और जख्मों के अनगिनत निशान थे। एक भयानक चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और देखते ही देखते 100 डायल पर मिली इस कॉल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की टीमें और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन का बारीकी से मुआयना किया। ये कोई साधारण चोरी या हमला नहीं था। रेनू अग्रवाल के हाथ पैर बंधे थे। उनके माथे पर बार बार वार किया गया था और उनके गले और शरीर पर चाकू और कैंची के अनगिनत घाव थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की। रेनू के शरीर पर 40 से ज्यादा चोटें थीं, जिनमें धारदार और कुंद दोनों तरह के हथियारों से लगी चोटें शामिल थीं। सबसे अहम बात, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि इस अपराध में किसी जानने वाले का हाथ था, किसी ऐसे शख्स का जिस पर रेनू ने भरोसा किया था। रेनू अग्रवाल, एक साधारण नाम, एक साधारण जीवन। 50 साल की एक गृहिणी जो अपने परिवार के लिए ही जीती थी। उनका परिवार, जो मूल रूप से कोलकाता से था, पिछले 15 सालों से हैदराबाद में ही रह रहा था। रेनू का जीवन उनके पति राकेश और बेटे शुभम के इर्द गिर्द घूमता था। वे एक शांत और आरामदायक जीवन जी रहे थे और उन्हें अपने आसपास के माहौल पर पूरा भरोसा था। रेनू की कहानी उनकी बेगुनाही और उनके भरोसे की कहानी है। एक ऊंची इमारत में रहने वाली एक ऐसी महिला जिसने अपने घर को सुरक्षित समझा था। उनके घर की सुरक्षा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी।
उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके घर में काम करने वाला शख्स ही उनकी मौत का सबब बन जाएगा। उनका भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इस कहानी में रेनू अग्रवाल सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो उस हर इंसान का प्रतीक है जो अपने घर में सुरक्षित महसूस करता है और अपने घरेलू स्टाफ पर भरोसा करता है। उनकी मौत सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि भरोसे की एक दर्दनाक हार थी। पुलिस ने अपनी जांच का रुख बदल दिया। उन्होंने इमारत के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फुटेज में 2 लोग अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वे बेहद शांत तरीके से बाहर निकले, एक स्कूटर पर बैठे और गायब हो गए। पुलिस ने तुरंत 5 विशेष टीमें बनाई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का पीछा करना शुरू किया। फुटेज में दिखा कि दोनों अपराधी अपने स्कूटर पर भागे और उसे हाफिजपेट रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया, जो उनके फ्लैट से लगभग 8 किलोमीटर दूर था। इस जानकारी ने पुलिस की मदद की। उन्हें पता चला कि उस शाम उस स्टेशन से कुछ ही ट्रेनें गुजरी थीं और उन्हीं ट्रेनों की जांच करने पर पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि कातिल अपने गृह नगर रांची भाग गए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एक टीम रांची रवाना कर दी गई और एक मैनपावर एजेंसी से संपर्क किया गया जिसने अभियुक्तों को काम पर रखा था। इस तेज और सटीक जांच ने कातिलों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई और आखिरकार रांची से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये जांच की प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे पुलिस ने बिना किसी देरी के आधुनिक उपकरणों और सटीक जानकारी का इस्तेमाल कर एक जटिल मामले को सुलझाया। जबकि कुछ मामलों में पुलिस की प्रतिक्रिया को आलोचना झेलनी पड़ी थी, इस केस में उनकी तत्परता ने न्याय की उम्मीद जगाई। पुलिस ने जिस दिन इन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, उस दिन पूरे देश में इस केस की चर्चा होने लगी। इन दोनों कातिलों की पहचान थी हर्ष और रोशन। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। रोशन, जो 13वें फ्लोर के सामने वाले फ्लैट में काम करता था, पिछले करीब 1 साल से उस इमारत का हिस्सा था। उसने उस इमारत के हर कोने को देखा था। वह जानता था कि वहाँ के लोग कितने अमीर थे और उनके घर में क्या क्या कीमती सामान रखा होता था। वह उस इमारत का भरोसेमंद हिस्सा था। और यही वजह थी कि जब रेनू अग्रवाल के परिवार को एक और नौकर की जरूरत पड़ी तो रोशन ने अपने दोस्त और हमवतन हर्ष का नाम सुझाया। हर्ष, जो रांची का रहने वाला था, सिर्फ 10 से 11 दिन पहले ही अग्रवाल परिवार के घर में काम करने आया था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। कम से कम उस मैनपावर एजेंसी को तो यही पता था जिसने उसे नौकरी पर रखा था। लेकिन ये सब एक शातिर योजना का हिस्सा था। रोशन ने हर्ष के साथ मिलकर रेनू अग्रवाल के घर में डकैती डालने की योजना बनाई। उनका एक ही मकसद था, रेनू के डिजिटल लॉकर का पासवर्ड जानना। उनके लिए रेनू सिर्फ एक बाधा थी, एक ऐसी रुकावट जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही थी। ये गुस्से में किया गया कोई अपराध नहीं था, ये एक ठंडी और सोची समझी साजिश थी। ये दिखाता है कि कैसे लालच एक इंसान को इस कदर अंधा कर देता है कि उसके लिए किसी दूसरे इंसान की जान की कीमत कुछ कीमती सामान से भी कम हो जाती है। दोपहर के 3 बजे थे जब रेनू अग्रवाल घर पर अकेली थीं। हर्ष और रोशन शायद काम के बहाने से उनके फ्लैट में दाखिल हुए। दरवाजा बंद हुआ और अंदर का मंजर पूरी तरह से बदल गया। उनकी मंशा रेनू से सिर्फ लॉकर का कोड उगलवाना था। जब रेनू ने कोड बताने से इनकार किया, या शायद उन्हें कोड पता ही नहीं था, तो उनकी बर्बरता सारी हदें पार कर गई। उन्होंने रेनू को बेरहमी से बांध दिया। पहला हमला एक प्रेशर कुकर से हुआ, जो किसी घर की रसोई की सबसे आम चीज है। एक ऐसी चीज जिससे रोज खाना बनता है, उसी को हथियार बनाकर रेनू के सिर पर बार बार वार किया गया। लेकिन उनका जुल्म यहीं नहीं रुका। जब उन्हें लगा कि रेनू कोड नहीं बताएंगी, तो उनकी हवस और भी बढ़ गई। उन्होंने चाकू और कैंची से उनके गले, हाथों और पेट पर कई बार किए। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो लॉकर का कोड बता दें। लेकिन रेनू ने अपनी जान की कीमत पर भी ऐसा नहीं किया। जब रेनू की मौत हो गई, तब भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लॉकर को तोड़ने की नाकाम कोशिश की। जब वे उसमें कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने जो कुछ भी हाथ लगा उसे लूटा। करीब 50,000 रुपए नकद और रेनू ने जो जेवर पहन रखे थे वो भी उतार लिए। लेकिन इस जुर्म का सबसे खौफनाक हिस्सा इसके बाद शुरू हुआ। हत्या, लूट और बर्बरता करने के बाद भी कातिलों में कोई डर नहीं था। किसी भी इंसान को जिसने इतना भयानक जुर्म किया हो, वह घबराया हुआ और डरा हुआ महसूस करेगा।
लेकिन हर्ष और रोशन ने अपनी हैवानियत का एक और सबूत दिया। उन्होंने उसी घर में जहां रेनू का शव जमीन पर पड़ा था, आराम से नहाया। उन्होंने अपने खून से सने कपड़े बदले और नए कपड़े पहनकर एक बैग लेकर रेनू के घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। यह सिर्फ सफाई का काम नहीं था, यह उनके अंदर की हैवानियत को दर्शाता था, जो उनके अपराध को सिर्फ एक छोटे मोटे काम की तरह देख रहे थे। यही वो मुस्कान थी जो सबसे ज्यादा खौफनाक थी। ये उनके अंदर की बेपरवाही और इंसानियत के पूरी तरह से खत्म होने का सबूत था। रांची में गिरफ्तारी के बाद हर्ष और रोशन को हैदराबाद लाया गया। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे, सीसीटीवी फुटेज जिससे उनकी पहचान और भागने का रास्ता पता चला। घटना स्थल पर मिले फोरेंसिक सबूत जैसे उनके छोड़े गए खून से सने कपड़े और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो रेनू पर हुए बर्बर हमलों की पुष्टि करती थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में एक मजबूत चार्जशीट पेश की। उनके खिलाफ हत्या आईपीसी सेक्शन 302, सबूत मिटाने आईपीसी सेक्शन 201 और चोरी जैसे संगीन आरोप लगाए गए। इस केस में सबूत इतने पुख्ता थे कि इसे वाटरटाइट केस कहा जा सकता था। अदालत में मुकदमा चला। सरकारी वकीलों ने सारे सबूत, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने अदालत को बताया कि यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि लालच में की गई एक सोची समझी साजिश थी। वकीलों के मुताबिक अपराध के बाद का उनका ठंडा और सामान्य व्यवहार उनके इरादों की गंभीरता को दर्शाता था, जबकि अन्य मामलों में अभियुक्तों ने माफी मांगी या अपने बचाव में तर्क दिए। इस केस में आरोपियों का क्या हाल था, ये अभी पूरी तरह से सामने आना बाकी है। लेकिन इस तरह के अपराधों में जहां सबूत इतने स्पष्ट होते हैं, न्याय की उम्मीद बढ़ जाती है। रेनू अग्रवाल के परिवार को यकीन है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और उनके भरोसे का कत्ल करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। रेनू अग्रवाल की हत्या की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे समाज का एक कड़वा आईना है। ये सवाल उठाती है कि क्या हम अपने घरों में सचमुच सुरक्षित हैं? क्या जिन लोगों पर हम आंखें मूंदकर भरोसा करते हैं, उनके इरादे साफ हैं? इस केस ने घरेलू नौकरों के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है। यह कहानी हमें सिर्फ सावधानी बरतने की सीख नहीं देती, बल्कि इंसानियत के सबसे बुरे पहलू की याद भी दिलाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग रिश्तों को पैसों से ज्यादा अहमियत देते हैं, वहां भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। और इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू वही था जो हमें सीसीटीवी में दिखा। वो एक मुस्कान नहीं थी, वो एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो दिखाता है कि एक इंसान के अंदर से उसकी इंसानियत पूरी तरह से कैसे मर सकती है। ये था ट्रू क्राइम इंडिया पर एक और केस। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी सचेत हो सकें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक जुर्म है तब तक हमारी पड़ताल जारी रहेगी।